हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें आज पार्ट 4 में हम जानेंगे कौन से मेथड है जहां से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस एक चीज़ होती है, टेक्निकल एनालिसिस एक चीज़ होती है। इन दोनों में से कौन सा मेथड सुपीरियर है और कौन सा मेथड हमें पंप एंड डंप, जब प्रमोटर्स या फिर कोई ऑपरेटर किसी स्टॉक में एक्टिव रहता है या फिर प्राइस को सडनली इंक्रीज करता है, उससे हम किस मेथड से बच सकते हैं। साथ ही साथ जैसे येस बैंक में जो क्रैश हुआ था या फिर डीएलएफ में जो क्रैश आया था, इससे हम कौन सा मेथड से बच सकते हैं। तो उस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अब हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो पे। वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों मेथड्स के क्या अपने अपने फायदे क्या क्या घाटे हैं। फिर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों मेथड्स की, कहाँ पे कौन से मेथड्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे ऑपरेटर जो गेम होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर उसका हम एक देखिए केस स्टडी हमारे सामने थी, जैसे यस बैंक या फिर जेट एयरवेज, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ कई बार होता है कि स्टॉक लगातार अपर सर्किट मार रहा है या फिर ऊपर बढ़ रहा है, तो उसमें हमें पता करना है कि कहाँ तक ही जा सकता है, उस चीज़ को हम किस मेथड से जान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हमें मेथड जानना है कि कौन कौन से मेथड है जहाँ से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें कि सपोज़ आपको कोई नए सिटीज़ में जाते हैं आप ट्रैवलिंग के लिए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई खाना खाना है और आप उस जगह की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आपको किसी एक दुकान से कोई एक पर्टिकुलर मील्स लेनी है तो आप कौन सी लेंगे, उस चीज़ के लिए आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखें, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें क्या चीज़ खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम हर दुकान में जाएं और हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चुनें कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस चीज़ से बना है, देन हम सेलेक्ट करें कि हमें ये चीज़ खानी है। तो मे बी अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इस मेथड में हो सकता है कि आप 10 से 12 अलग अलग टाइप के फूड खाएं, 4-5 दुकानों को ट्राई करें, तब जाके मे बी आपको कोई बेस्ट फूड मिले जो आपको चाहिए। वहीं अगर हम सेकंड मेथड देखें, जहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन क्या है ये कैसे जहाँ पे हम कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है कि आप ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से दुकानें हैं, कहाँ पे ज़्यादा भीड़ जा रही है और ज़्यादातर लोग क्या खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक अजम्पशन रहता है कि जो भी चीज़ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो चीज़ अच्छी होगी। तो अगर इस चीज़ का एग्जांपल अगर हम देखें कोविड लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसके बाद पे जो ज़्यादातर भीड़ थी वो सारी एक जगह थी, वो थी वाइन शॉप या फिर बियर्स में। अगर इन्हीं चीज़ को अगर हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो यहाँ पे जो हमारे पे दो ऑप्शन रहते हैं कि दो मेथड रहते हैं जहाँ से हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि हमारा एक पहले वाला एग्जांपल था कि अगर आप हर दुकान पे जा रहे हो और उनका जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको चेक कर रहे हो, फूड टेस्ट कर रहे हो, तब जाके आप चुन रहे हो। तो ये मेथड जो है अगर आप स्टॉक पिकिंग कर रहे हो तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस की तरह आता है कि जहाँ पे आप हर एक कंपनी के बारे में पढ़ते हो, उसका इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस देखते हो कि इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है, उस कंपनी का ग्रोथ आस्पेक्ट देखते हो कि फ्यूचर में इस कंपनी का कुछ फ्यूचर है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कल के दिन ये बंद हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मेन जो रहता है मोटिव वो रहता है कि आप किसी भी कंपनी की जो ट्रू वैल्यू है कि उसका एक्चुअल दाम या फिर एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए, अगर उस प्राइस से नीचे है देन उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इसमें, जैसे हम इकोनॉमी को देखते हैं कि इकोनॉमी कैसे कर रही है अभी करंटली, क्या इकोनॉमी में और अच्छा हो सकता है आगे, या फिर हम देखते हैं इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बूम कर सकती है, या फिर कौन सी इंडस्ट्री है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है डाउनफॉल जा सकती है। वहीं फिर हम देखते हैं कि उस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, क्या वो फ्यूचर में भी लगातार रहने वाली है या फिर कहीं दिवालिया ना हो जाए या फिर येस बैंक की तरह बैंकरप्ट ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उस कंपनी की, कि उसमें खास ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, डेट ज़्यादा तो नहीं है, या फिर जो कैश है कैश आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके ग्रोथ आस्पेक्ट देखते थे कि इन फ्यूचर उसमें ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, मे बी जो उनका बिजनेस होगा एक्सपेंड होगा या और नहीं होगा। फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी के देखते हैं कि इस कंपनी में सब चीज़ देखने के बाद फ्यूचर भी है सब कुछ है, इसके बावजूद भी कई बार होता है कि कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, तो उस चीज़ को भी हम देखते हैं। फिर लास्ट में आता है कि वैल्यूएशन की क्या ये सही दाम पे हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, तब जाके हम अपना जो एनालिसिस है उसके बेस पे इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम कंपनी की जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, एनुअल रिपोर्ट्स है, कैश फ्लो है, बैलेंस शीट है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं हम पे एक दूसरा मेथड है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं देते, हम केवल प्राइस को इंपॉर्टेंस देते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। ये मेथड कहीं ना कहीं वही तरीका है जैसे कि आप
एक दुकान को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ज़्यादा लोग कहाँ पे जा रहे हैं। सेम चीज़ हम टेक्निकल एनालिसिस में ये करते हैं कि हम चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं कि चार्ट में कहाँ पे ज़्यादातर लोग किस चीज़ को बाय कर रहे हैं, कहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स में कैसे रिपीट्स हो रहे हैं। तो मेनली जो टेक्निकल एनालिसिस है वो है, एक कहावत है गुजराती में कि भाव भगवान छे। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि फंडामेंटली कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कर रही है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और इसमें हम जो चीज़ें देखते हैं वो है प्राइस देखते हैं कि प्राइस कितना है, वॉल्यूम क्या है, पैटर्न्स देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्रेंड देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, और इससे हमें कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब चीज़ें हमें चलती है पता टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम इन दोनों केसेस को देखें, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने घाटे हैं। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें दोनों का, तो अगर हम देखें कि अगर हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है कि ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है या फिर सच में ये काम करने लायक है या इन फ्यूचर में इसमें क्या हो सकता है, तो अगर हमें वो चीज़ जाननी है, फाइनेंशियल हेल्थ जाननी है, तो उस चीज़ में हमें फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल हमारी मदद करता है। साथ ही साथ जब हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस हमें सब कुछ पता नहीं चलता। अगर हम एक केस स्टडी देखें, जैसे सामने हमारे एक ग्राफ है, अगर हम इस ग्राफ को टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ग्राफ काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखें कि हायर हाइज बना रहा है, अप ट्रेंड में है, सब कुछ है, बट जब आप इस कंपनी का अगर आप देखोगे कि नाम क्या है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि इसने कोविड में ये अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास थी और करंटली अभी 100 रुपीज़ के आसपास है। तो कह सकते हैं कि ये लगातार ऑलमोस्ट 5 गुना आपके मनी को इंक्रीज़ किया है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप हो सके तो आप इस कंपनी का नाम गैस करना, और आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे चार्ट देख के या नहीं। अगर हम इस कंपनी का नाम देखें तो पहले आप गैस कर सकते हो और कमेंट में जरूर लिखना है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे बेस्ड ऑन चार्ट। तो इस कंपनी का नाम है जेट एयरवेज। हम सब जानते हैं कि जेट एयरवेज बंद हो चुकी है, बंद होने वाली है, बैंकरप्ट हो चुकी है। बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो लॉकडाउन में या फिर 2020 के लॉकडाउन के बाद से ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास से ये अभी 100 रुपीज़ के आसपास है। ऑलमोस्ट 5% इसने इंक्रीज़ किया है कैपिटल को। बट जो ये रैली आई है इसमें ये मोस्टली क्या है, पंप एंड डंप है, कि जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है उनको कहीं ना कहीं ऊपर के रेट्स में फंसाया जाता है, या फिर जो बोलते हैं कि अपनी टोपी किसी और को पहनाते हैं, देन आपको एक फंसा दिया जाता है इसमें कि आप फिर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो और जो अपना घाटा है वो किसी और पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहीं अगर हम सेकंड केस देखें जहाँ पे कि अगर आपको ट्रू वैल्यू जाननी है किसी स्टॉक की, किसी कंपनी की, कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या ये सही में इसका सही दाम है, जो प्राइस है वो फंडामेंटल्स या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, तो इस चीज़ को केवल फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें कुछ नहीं बताता कि इस प्राइस, जो करंट प्राइस है, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं बताता है। क्योंकि अगर हम देखें केस मारुति का, तो मारुति जैसे 9,000 10,000 के आसपास के रेट्स पे जब ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने इसमें बाय किया होगा। बट अगर किसी को जानना है कि ये लेवल्स इसमें बाय करने लायक लेवल है या नहीं है, इस चीज़ का पता टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं बता सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस हम बता सकते हैं कि ये प्राइस जो है ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, क्या है वो हम केवल फंडामेंटल एनालिसिस से बता सकते हैं। अगर हम अगला देखें कि अगर आपको फ्यूचर आउटलुक देखना है किसी कंपनी का, ये कंपनी कितने देर तक सर्वाइव करेगी या फिर इन फ्यूचर इसका कुछ फ्यूचर है या नहीं, तो उस चीज़ के लिए केवल फंडामेंटल एनालिसिस हमें मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भी हमें कोई मदद नहीं करता कि इस कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो कैसा रहेगा। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो सपोज जो ये चार्ट है, तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस देखते हो तो उसको आप प्राइस को देखने के बाद आप सोचोगे कि कहाँ ये 30 रुपये का जो शेयर है वो 300 के आसपास हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुका है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कितना भाग चुका है, अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये कंपनी इन फ्यूचर में रहेगी नहीं रहेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता नहीं चलता कि ये कितना और जा सकता है। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, इवन दो अभी जैसे करंटली है निफ्टी जैसे 15,500 के ऊपर है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है, बहुत ज़्यादा रन ले चुका है, अब क्रैश हो सकता है। बट आपको टेक्निकल एनालिसिस कभी नहीं बताता कि ये क्रैश जो है सस्टेनेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर हम सेम केस देखें, अगर आप मे बी आप इस चार्ट को गैस करना चाहो तो गैस कर सकते हो। ये है एशियन पेंट का चार्ट, तो जो करंटली जहाँ पे हमने लास्ट टाइम प्राइस था वो ऑलमोस्ट 200 के आसपास था यहाँ पे, वहाँ से जो प्राइस है ऑलमोस्ट अभी करंटली 3,000 के आसपास आ चुका है।
जिसका मतलब है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो तो मे बी आप एक बहुत बड़े जो मल्टी बैगर स्टॉक है उसको छोड़ सकते हो बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। वहीं अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, फ्यूचर आउटलुक देखोगे कंपनी का, तो ये आप एक मल्टी बैगर को कैच कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्राइस देखना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, तो उस चीज़ का पता फंडामेंटल एनालिसिस से कभी नहीं चल पाता हमें कि कहाँ तक ये प्राइस जा सकता है शॉर्ट टर्म में, या फिर मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं, उस चीज़ का पता फंडामेंटल एनालिसिस कभी नहीं बता पाता। बट टेक्निकल एनालिसिस इस चीज़ में काफ़ी अच्छा काम करता है कि जो प्राइस है वो क्या करने वाला है, कुछ टाइम के लिए कहाँ तक रहने वाला है। इसमें अगर हम केस देखें रिलायंस का, जैसे एक चार्ट है, तो रिलायंस का चार्ट 2009 से लेकर 2017 तक, इस बीच में एक स्मॉल रेंज जो है कि 350 से लेकर 550, इस रेंज के अंदर ही था। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखोगे तो उस हिसाब से, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको पता है कि ये प्राइस जो आने वाले 5-6 महीने इसके अंदर जो प्राइस है मोस्टली 600 के आसपास जा सकता है, या फिर अगर डाउन साइड जाएगा तो 300 के आसपास जा सकता है, वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको टेक्निकल एनालिसिस बता सकता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है और उसके जो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं बता सकता कि कहाँ तक इस कंपनी का जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे है। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर कई बार होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, आपने फंडामेंटली बहुत ही अच्छी एक कंपनी सर्च कर ली है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर आउटलुक सब कुछ अच्छा है, बट उसके बावजूद कई बार होता है कि वो प्रॉफिटेबल कब बनेगी, प्राइस के हिसाब से कब प्रॉफिटेबल बनेगी। कई बार होता है कि आपने एक स्टॉक ले लिया और आपको उसको 2 साल तक होल्ड करना पड़ रहा है प्रॉफिट गेन करने के लिए, इवन वो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा भी होता है। बट इस चीज़ के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, ब्रेकआउट्स कब आएंगे उसमें, वो चीज़ का पता टेक्निकल एनालिसिस से चल सकता है हमें पता, बट फंडामेंटल एनालिसिस कभी नहीं बता पाता। अगर इसमें हम केस देखें कि जैसे CDSL है, जो एक डिपॉजिटरी है, जितने भी आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स वगैरह लेते हो तो उनकी एक डिपॉजिटरी है जो डाटा रखती है कि किसने कौन सा शेयर लिया, वो सब चीज़ों का डाटा रखती है कंपनी। तो अगर हम देखेंगे कि 2018 से लेके 2020 तक ये कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर रही थी, बट इसके बावजूद जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा था। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, जो ROE, ROC सब कुछ अच्छा था, बट फिर भी प्राइस बार बार डिक्रीज हो रहा था और इसको वो वैल्यू नहीं मिल रही थी जो उसको ट्रूली मिलनी चाहिए थी। तो मे बी आपने एक अच्छा हीरा ढूंढ लिया, बट उस हीरे को पहचानने वाले और कोई है ही नहीं मार्केट में, कोई उसके लिए प्राइस नहीं है, कोई उसको भाव नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि आपको उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक होल्ड करना पड़े सेम प्राइस पे, और आपको मे बी लॉस दिखाता रहे हो 2 साल तक। वहीं अगर हम इसके से अगर हम फंडामेंटल थोड़ा स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ये ब्लू लाइन है ये है PE रेशियो, वहीं जो बार्स हैं वो है EPS। तो इस कंपनी के जो EPS है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बट उसका जो PE रेशियो लगातार गिर रहा है। तो PE रेशियो लगातार गिर रहा है, EPS बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस कंपनी को कोई भाव नहीं दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर किसी का फोकस नहीं है, किसी इन्वेस्टर का फोकस नहीं है। बट सडनली जब हम देखेंगे लॉकडाउन के बाद से इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस आया और उसके बाद से PE रेशियो भी इंक्रीज हुआ और EPS भी इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी रैली आई इस स्टॉक में अराउंड 200 के लेवल से लेके अभी करंटली 1000 के आसपास। तो ऐसा भी होता है कि आपके पास एक हीरा है बट उस हीरे को कोई पहचान नहीं पा रहा है मार्केट में, और आपको उसको तब तक होल्ड करना पड़ेगा जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं बनता। तो उस चीज़ का पता टेक्निकल एनालिसिस से चल सकता है कि कब इसमें ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आपको किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है या कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट लेना है, तो इस चीज़ का पता फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं लगता है पता, बट बहुत बाद में लगता है, क्योंकि जनरली फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3 महीने बाद या फिर 1 क्वार्टर बाद ही पब्लिश करती है, और उतने टाइम में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हो कहीं तक भी हो सकता है। अगर हम केस देखें, ये एक स्टॉक है जिसको मैंने लास्ट टाइम ट्रेड किया था लास्ट ईयर, तो ये IOLCP चार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखें करंटली जून 15 के बाद से तो प्राइस कंसिस्टेंटली जो है 10 दिन के अंदर ही प्राइस डबल हो चुका था, अराउंड 400 के लेवल से ऑलमोस्ट 800 के लेवल तक प्राइस जा चुका था। बट जो अर्निंग्स का रिजल्ट था इसका वो आया था 31 जुलाई को, तो अर्निंग का रिजल्ट्स बाद में आए बट प्राइस ने इंक्रीज होना पहले स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और आप अर्निंग्स का वेट कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आप स्टार्टिंग के 100%, 200%, 150% का जो प्रॉफिट है वो गंवा लो
बिकॉज आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, और टेक्निकल एनालिसिस में कई बार होता है कि प्राइस जो है पहले ही इंडिकेट कर देता है हलचल होना या फिर जो अर्निंग्स है, बट फंडामेंटल एनालिसिस उन चीज़ों को बाद में पकड़ पाता है। तो ये एक फ़ायदा है टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो दोनों कंपैरेटिव स्टडी है, सेम केस अगर हम एग्जिट पॉइंट के लिए देखें तो एग्जिट पॉइंट भी टेक्निकल एनालिसिस पहले बता देता है, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बाद में बताता है। यहाँ पे अगर हम केस देखें येस बैंक का, तो येस बैंक में अगर हम देखें तो जो प्राइस है वो पहले ही 50% क्रैश हो चुकी थी अर्निंग्स के रिलीज होने से पहले। इसका मतलब कि प्राइस पहले गिर गया, लोगों को पता बाद में चला कि वो प्राइस क्यों गिरा। तो ये पावर है टेक्निकल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस इस चीज़ में कहीं ना कहीं लैग कर जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अगर हम दोनों ही कंपैरेटिव स्टडी करें, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, तो अगर हम देखें कि अगर फाइनेंशियल हेल्थ आपको जाननी है तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस मदद कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इसमें मदद नहीं करता है। अगर हम ट्रू वैल्यू देखना चाहते हैं कि ये स्टॉक का जो प्राइस है करंट जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, उसका पता फंडामेंटल एनालिसिस से हमें चलता है, हमें पता। अगर हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर आउटलुक क्या है इस कंपनी का, लॉन्ग टर्म में ये कैसे करने वाली है, तो उसका पता हमें केवल फंडामेंटल एनालिसिस से चलता है पता। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भी हमें कुछ काम नहीं करता। बट अगर आपको देखना है कि प्राइस कब अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास जाएगा, या फिर आपको जो प्रॉफिट है, आपने कोई हीरा ढूंढा है, वो आपको कब प्रॉफिटेबल बनेगा या फिर कब तक आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसका पता फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बता पाता है। उसका पता आपको टेक्निकल एनालिसिस से चलता पता। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में जो हमें मदद करता है वो टेक्निकल एनालिसिस मदद करता है, वहीं लॉन्ग टर्म में जो है फंडामेंटल एनालिसिस मदद करता है। अगर हम देखें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, तो इसके बारे में जो है फंडामेंटल एनालिसिस हमें बहुत बाद में बताता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस हमें पहले बताता है। तो अगर हम इन दोनों के बेनिफिट्स को आपस में क्लस्टर कर लें, या फिर अगर हम कुछ ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो हमें एक कॉम्बिनेशन मिलता है जहाँ पे हम, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कि जहाँ पे मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही टेक्निकली एनालाइज करता हूँ, और फिर उस पर जो है अगर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो कैसे रिटर्न्स आते हैं, उसकी एक स्मॉल स्टडी है। जैसे कि हम कोविड के बाद से जानते हैं कि जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें रैली आई है, बट अगर हम इसमें देखें कि लुपिन भी एक फार्मा स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी भी एक फार्मा स्टॉक है, डिवीज लैब भी एक फार्मा स्टॉक है, आरती इंडस्ट्री भी एक फार्मा स्टॉक है, बट इन सब में अगर हम देखें कि फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें डिवीज लैब और आरती ड्रग्स, ये दोनों जो स्टॉक्स हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर रेड्डी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट उसके जो वैल्यूएशन है वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिवीज लैब और आरती इंडस्ट्री। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स दोनों, तो आपको आरती ड्रग्स ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देता बजाय कि लुपिन्स के या फिर डॉक्टर रेड्डी के। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे लास्ट 3-4 ईयर से जो केमिकल सेक्टर है, इसमें जो स्टोरी टर्न अराउंड हुई है कि केमिकल इंडस्ट्री में जो एक फोकस आया है, तो उसके कारण अगर हम देखें जैसे टाटा केमिकल्स का देखें, या फिर आरती इंडस्ट्री का देखें, या फिर दीपक नाइट्रेट, ये तीनों ही कंपनी केमिकल सेक्टर्स की हैं। बट इन सब में जो सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं दीपक नाइट्रेट ने और आरती इंडस्ट्री ने। ये दोनों फंडामेंटली काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। बट टाटा केमिकल जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उसके वैल्यूएशंस हैं वो उतने अच्छे नहीं थे। वहीं अगर हम देखें दीपक नाइट्रेट एक मिड कैप स्टॉक था और इसके जो वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी चीप थे। तो अगर आप ऐसी चीज़ें ढूंढ पा रहे हो कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ उसमें टेक्निकल ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो आप बहुत सारे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है अपने सामने रख सकते हैं। तो ये मेरी एक स्मॉल केस स्टडी थी कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म गेंस लेने हैं या फिर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उस चीज़ के लिए टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखने हैं या फिर लॉन्ग टर्म गेम खेलना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो उस चीज़ के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर आपके पास टेक्निकल नो हाउ है तो आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो ये थी इस वीडियो कंक्लूजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।